Hi friends, I am Sanjay Kumar and welcome all of you on the platform of RS YouTube चैनल। जैसा कि आप सभी प्यारे बच्चे स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि हम ये जो क्लास कर रहे हैं ये क्लास हमारी मिशन 2021 की है। अब कई बच्चे से सोच रहे होंगे सर मिशन 2021 से मतलब क्या हुआ। तो बेटा आपको पता है कि RS YouTube जो चैनल है, एक मिनट पेन का कलर चेंज कर लेते हैं अपन, कि जो RS YouTube चैनल है उसके ऊपर दो कोर्स चला रखे हैं बेटा। एक आपका है मिशन 2021 और एक चला रखा है अपन ने दंगल के नाम से। मिशन 2021 को चलते हुए बेटा आज 59 नंबर की उसकी क्लास है और ये कॉन्सेप्ट की क्लास चल रही है। किसकी क्लास है? ये कॉन्सेप्ट की क्लास है। और इसी प्रकार से दंगल की क्लास सुबह 7 बजे होती है, वो भी कॉन्सेप्ट की ही क्लास होती है, उसमें भी कॉन्सेप्ट की ही बात की जाती है। उसके अंदर मैं आपको मैजिकल रूल्स पढ़ा रहा हूं और इसके अंदर हम पढ़ते पढ़ते आज वर्ब का दी एंड करने वाले हैं, वर्ब को फिनिश करने वाले हैं। देखते हैं पूरी हो पाती है कि नहीं, कोशिश करते हैं। तो सर ये RS YouTube चैनल के ऊपर दो बैच चले हुए, इंग्लिश के भी दो है, तो मैथ्स के भी दो है और फिजिक्स का दो में ही एक है और जो जबरदस्त बैच है। ठीक है, ये क्लास 12 बजे स्टार्ट हुई है। इसके बाद में जस्ट आगे वाली क्लास 2:30 बजे मैथ्स का प्रैक्टिस सेशन होता है और उसके बाद में 3:30 बजे आज इंग्लिश का वो जिसको प्रैक्टिस सेशन बोलते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बोलते हैं या इंग्लिश का महासंग्राम बोलते हैं, वो शुरू हो जाएगा। ऐसी कुछ हमारी बातें हैं। ठीक है, ये देख लीजिए टीम ऑफ RS सर जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख पा रही है, तीन मूर्ति जो आपको दिख रही है। मैं संजय कुमार आप सभी प्यारे बच्चों को इंग्लिश पढ़ाता हूं, RS सर आपको फिजिक्स पढ़ाते हैं और मुकेश कुमार सर आप सभी प्यारे बच्चों को मैथ्स पढ़ाते हैं। अगर किसी बच्चे को टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन करना है, हमसे जुड़े रहना है, तो बेटा ये वाला टीम स्पेस RS सर करके आप इसको ज्वाइन करें, इस टेलीग्राम को ज्वाइन करें, जिससे आपको PDF वगैरह मिल जाती है और क्लासेस का अपडेट वगैरह दे दिया जाता है। किसी बच्चे को अनअकैडमी के बारे में नहीं पता हो तो मैं बता दूं, आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप अपने मोबाइल से डाउनलोड कर ले और डाउनलोड करने के बाद में बेटा आपको काम करना पड़ेगा कि आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने का मतलब होता है कि आपको अपना नाम पंजीकृत करना है। रजिस्टर करने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक आपको मोबाइल नंबर की जरूरत पड़ती है और साथ ही साथ मोबाइल नंबर के अलावा आपको जरूरत पड़ती है बेटा किसकी? मोबाइल नंबर के अलावा आपको ईमेल एड्रेस की जरूरत पड़ती है। ये दो चीजें डालने के बाद में आपको एक गोल चूज करना पड़ता है बेटा, और वो गोल आपका होता है, यहां लिखा हुआ है NDA एयरफोर्स X एंड Y और नेवी वाला। ये गोल आपको चूज करना है। जैसे ही आप ये गोल चूज करेंगे RS सर की पिक आपको नजर आएगी, जिसमें आपको 3000 टॉप मोस्ट क्वेश्चन करवाए जाते हैं सुबह 8 बजे। सुबह 8 बजे ये क्लास होती है और इस क्लास को देखने के लिए, इस क्लास को फ्री में देखने के लिए आप एक कोड लगा देना। कोड मांगा जाता है जब स्टार्ट करते हैं, तो RSSIRLIV, ये 9 लेटर का कोड है जो आपको यूज करना है RS सर की ये क्लास देखने के लिए। किसी बच्चे को लगता है कि नहीं मैं फ्री में पढ़ना नहीं चाहता, मुझे तो पैसे देने हैं, मतलब मुझे पेड कोर्स लेना है, जिसको अनअकैडमी ने पेड कोर्स को प्लस का नाम दे रखा है। और इस प्लस वाले कोर्स में आपको रागा की क्लासेस मिलेगी और रागा के साथ साथ फिजिक्स, मैथ्स और इंग्लिश की क्लासेस मिलेगी। फिजिक्स के लिए आपको RS सर वहां मिल जाएंगे, लेकिन मैथ्स के लिए मुकेश कुमार सर नहीं मिलेंगे और इंग्लिश के लिए मैं आपको वहां पर देखने को नहीं मिलूंगा। अगर किसी बच्चे को मतलब ये प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है तो उसको फीस जमा करानी पड़ेगी बेटा। ये फीस आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखी हुई है और लगता है कि नहीं सर फीस ज्यादा है, तो आप ये वाला कोड जो आपने पहले लगाया था वही कोड आप लगाकर 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। जिस दंगल बैच की मैं बात कर रहा था सुबह 7 बजे वाली क्लास की, वो दंगल बैच की आज 4th नंबर की क्लास थी, जिसमें मैजिकल रूल्स का 4th पार्ट हमने आज किया था। ठीक है, आगे मैं बढ़ रहा हूं। इस क्लास की मैं बात कर रहा था, इस क्लास की मैं बात कर रहा था बेटा 3:30 बजे, 3:30 से 5:30 तक ये क्लास चलेगी और आज सेकंड क्लास है। आज इसकी ये सेकंड क्लास है, मंडे से ट्यूसडे वेडनेसडे जिसकी हम बात करने वाले हैं। टीम RS सर का सपना हर घर से हो वॉरियर अपना, ये बात जरूर से आप दिमाग में रखिएगा। इसके आगे मैं बढ़ रहा हूं तो आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी मिशन 2021 का प्रैक्टिस सेशन होता है जो गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार होता है, जिसके अंदर हमने प्रैक्टिस कर ली है 30 वोकैब की क्लासेस हमने कर ली है। हमारी यूट्यूब चैनल का टाइम टेबल मान लीजिए, देख लीजिए स्क्रीन के ऊपर। सुबह 7 बजे इंग्लिश का, 9 बजे मैथ्स का क्लास, 10 बजे फिजिक्स का क्लास, 11 बजे फिर मैथ्स का क्लास, 12 बजे फिर इंग्लिश का क्लास, 2:30 बजे मैथ्स का प्रैक्टिस, 4 बजे इंग्लिश का प्रैक्टिस। लेकिन आज जो क्लास होने वाली है वो 3:30 होगी, वो 3:30 वाली क्लास का आप विशेष ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? आगे बढ़ रहा हूं, जरा स्क्रीन के ऊपर देखिए, हम वर्ब की बात कर रहे थे।
हम किसकी बात कर रहे थे, वर्ब की, और वर्ब के लास्ट मैंने आपको पढ़ाया था HW के अंदर ये दिया था। HW के अंदर बेटा मैंने आपको ये चीज दी थी, इसके बारे में आपको मैंने कहा था कि आप मुझे बताएंगे कि इसका मीनिंग क्या होता है, किसका मीनिंग क्या होता है, ये वाला पॉइंट था। सी का मतलब क्या होता है, लुक का मीनिंग क्या होता है, स्टेयर का मीनिंग क्या होता है, पीप का मीनिंग क्या होता है, और वॉच का मीनिंग क्या होता है। इन मीनिंग्स के बारे में हमें जानना है, इन वर्ब्स का मीनिंग हमें जानना है। ये जो वर्ब आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही है, इन वर्ब का मीनिंग देखना है कि सर सी का मतलब क्या होता है, कि सर सी का मतलब होता है देखना। सी का मतलब क्या होता है, देखना। कि सर देखना कैसे, कि सर नॉर्मली हम जा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, इधर उधर मार्केट में जा रहे हैं, कोई किसी दोस्त को मिल रहे हैं, किसी दोस्त को देख रहे हैं, तो सर ये होता है वो सी। इस सी का मतलब देखना होता है। नॉर्मली हम किसी को देखते हैं, बाइक पे चल रहे हैं, किसी को देख लिया, गाड़ी से चल रहे हैं, किसी को देख लिया, और कहीं छत पे खड़े हैं, सामने कोई खड़ी है, उसको देख लिया, तो वो देखना क्या होता है, कि सर वो देखना सी होता है। ठीक है, वो देखना क्या होता है, हाँ वो देखना क्या होता है बेटा, वो देखना देखना क्या होता है, वो सी होता है। ठीक है बेटा, समझ में आ गई। कि सर इस सी का दूसरा मीनिंग और बताओ। इस सी का दूसरा मीनिंग होता है बेटा मिलना। मैं आपको पहले भी बता चुका था, सी के दो मीनिंग है बेटा, एक तो सी होता है मिलना और एक सी होता है देखना। इसकी मैं बारे में बात करूं तो बेटा मिलने के लिए आईएनजी का यूज किया जाता है, मतलब सीइंग लगा सकते हैं। अगर आप मिल रहे हो, मतलब जैसे SEEING, इस सीइंग का मतलब प्रॉपर क्या होगा, कि सर इस सीइंग का प्रॉपर मीनिंग होगा मिलने के लिए। अगर आप किसी से मिल रहे हैं और आपको आईएनजी लगाना है तो सीइंग सही है, लेकिन अगर आप किसी को देख रहे हैं और फिर आईएनजी लगा रहे हैं तो वो गलत है। इसकी बात मैं पहले कर चुका हूं डिटेल के साथ में, एग्जाम्पल्स के साथ में। बेटा यहां सी का मतलब क्या हुआ, कि सर सी का मतलब हो गया देखना। चलो सर सी का मतलब हमें समझ में आ गया कि सी मतलब देखना होता है। ठीक है, लुक का मतलब क्या होता है सर, बेटा लुक का मतलब समझिए कि सर लुक के दो तीन मीनिंग है, समझने की कोशिश करते हैं। कि सर लुक का मेन मीनिंग, लुक का मेन अर्थ है दिखना। इसका मेन मीनिंग क्या है, दिखना। मैं फिर से बोल रहा हूं, लुक का मेन मीनिंग दिखना होता है। आज तुम कैसे दिख रहे हो, आज मैं कैसा लग रहा हूं, आज मैं कैसा दिख रहा हूं, तो वो जो दिखना होता है सर वो लुक होता है। और इसका ये जो मीनिंग निकल रहा है ये 90% निकलता है। कितना परसेंट निकलता है, 90%। 90% लुक का मतलब दिखना होता है और 10% देखना होता है। 10% क्या होता है, देखना होता है। ठीक है, तो सर हमने तो लुक का मतलब देखना ही पढ़ा है। बेटा वो लुक नहीं था जो आपने पढ़ा था, वो लुक 8 था। जो आपने पढ़ा था वो लुक 8 था, और लुक 8 का मतलब हो गया किसी को गौर से देखना। गौर से देखना, लुक 8 का मतलब किसी की तरफ देखना, किसी की तरफ देखना, किसी को गौर से देखना, लुक 8 होता है। अभी मैं बात करूंगा लुक की कई फ्रेजल वर्ब बनती है, लुक आफ्टर बनता है, लुक फॉर बनता है, ऐसे कई वर्ड बनते हैं, लुक ऑन बनता है ना, किसी को किसी के रूप में देखना। अभी मैं बताऊंगा, इसकी डिटेल आपको बताऊंगा। लेकिन सर लुक का मतलब दिखना होता है और लुक का मतलब देखना भी होता है, लेकिन वो देखना लुक 8 से रिलेटेड निकलता है। चलो ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। सर स्टेयर क्या होता है, स्टेयर का मतलब होता है सर घूरना। आप किसी की तरफ देखे ही जा रहे हो, देखे ही जा रहे हो, देखे ही जा रहे हो, वो घूरना होता है सर। किसी को घूरना, घूर कर देखना, देखे ही जाना, घूरना या घूर कर देखना। घूर कर देखना, किसी को रेगुलर देखे ही जाना, किसी को रेगुलर देखे ही जाना सर वो स्टेयर होता है। वो क्या होता है बेटा, स्टेयर होता है। पीप क्या होता है सर, पीप का मतलब होता है बेटा जैसे कि आप कोई कहीं घूमने गए और आपने कोई दरवाजा बंद है, उस दरवाजे में से थोड़ा सा छेद है, उस छेद में से आप झांक कर देख रहे हो, तो वो झांक कर देखना क्या होता है, पीप होता है। तो झांक कर देखना, झांक कर देखना, किसी होल में से देखना, किसी छेद में से देखना। ठीक है, झांक कर देखना पीप होता है। और सर वॉच क्या होता है, कि सर वॉच का मतलब भी देखना ही होता है। वॉच का मतलब ही देखना ही होता है, लेकिन ये स्क्रीन के ऊपर देखना होता है। ये किसके ऊपर देखना होता है, स्क्रीन के ऊपर, चाहे वो टीवी की स्क्रीन हो
चाहे वो आपके मोबाइल की स्क्रीन हो, चाहे वो कोई और किसी चीज़ की स्क्रीन हो, वो ये होता है। क्लियर है बेटा? बात समझ में आ गई? सारी चीज़ें समझ में आ गई तो मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। एक बार फिर से मैं बता दूँ कि सर सी का मतलब, एक बार बेटा क्लियर कर रहा हूँ सारी चीज़, मैं एक बार स्क्रीन को क्लियर कर रहा हूँ। स्क्रीनशॉट ले लें एक बार आप, मैं हट चुका हूँ, आराम से स्क्रीनशॉट ले लें कि सर आपने हमें ये बताया कि सी का मतलब होता है देखना। चलो ये चीज़ हमारे समझ में आ गई, इसका मतलब हो गया देखना, नॉर्मली देखना। लुक का मतलब होता है सर दिखना। लुक का मतलब क्या होता है? दिखना। अब इस लुक से रिलेटेड बात कर लेता हूं कि सर एक होता है लुक एट, एक होता है सर लुक फॉर, एक होता है सर लुक आफ्टर, एक होता है सर लुक ऑन। ये 3-4 वर्ड्स है, इनके बारे में बात कर लेते हैं। लुक एट का मतलब हो गया सर देखना, किसी की तरफ देखना, गौर से देखना। लुक फॉर का मतलब सर सर्च करना हो गया, किसी की तलाश करना, लुक फॉर हो गया। लुक आफ्टर का मतलब टेक केयर, है ना, किसी की देखभाल करना। लुक आफ्टर का मतलब किसी की देखभाल करना। लुक ऑन का मतलब किसी को किसी के रूप में देखना, किसी को किसी के रूप में देखना, रूप में देखना, किसी को किसी के रूप में देखना लुक ऑन होता है। स्टेयर का मतलब सर आपने हमें बताया घूरना, किसी की तरफ रेगुलर देखना, स्टेयर कहलाता है। पीप का मतलब सर झांकना हो गया, पीप का मतलब झांकना हो गया। वॉच का मतलब किसी स्क्रीन के ऊपर देखना हो गया, किसी स्क्रीन के ऊपर देखना हो गया। क्लियर है बेटा? क्लियर है? चलो आगे। उठ जा लाला, उठ जा बेटा, अब तो उठ जा, वैकेंसी भी आ गई है, फटाफट पढ़ना शुरू कर, घबराए मत। जरा देखो अब सर 2 वर्ड और लिखे हुए हैं, कैच और होल्ड, इनके बारे में समझाओ कि सर कैच का मतलब भी पकड़ना होता है और होल्ड का मतलब भी पकड़ना होता है, दोनों का मतलब पकड़ना होता है। लेकिन सर फर्क है, दोनों में थोड़ा सा फर्क है। अगर कोई मूवमेंट करती हुई बॉल आई, इस आपने शॉट मारा, किसी ने पकड़ लिया, तो वो बॉल गति करती हुई आ रही है, आपने किसी गति करती हुई चीज को पकड़ा तो कैच है बेटा। और कोई चीज पड़ी हुई है उसको आपने पकड़ लिया, वो होल्ड होता है। जैसे मोबाइल को हम होल्ड कर लेते हैं, बोलते हैं ना बात कर रहे हैं और जरा होल्ड करना है, एक बार 1 मिनट होल्ड करना, वो होल्ड क्या होता है कि सर नॉर्मल किसी चीज को पकड़ना। जो मूवमेंट कर रही है उस चीज को आपने पकड़ा है तो कैच हो गया, और जो मूव नॉट एबल है, जो मूव नहीं कर रही है, उसको क्या बोलते हैं? होल्ड बोलते हैं। कि सर स्टेइंग थिंग, स्टेइंग थिंग का मतलब पड़ी हुई चीज को पकड़ना तो होल्ड होता है, और मूविंग करती हुई चीज को पकड़ना कैच होता है। उम्मीद करूंगा कैच और मूव में फर्क समझ में आया, कैच और होल्ड में फर्क समझ में आया होगा। सर यहां वेव लिखा हुआ है, वेव एक नाउन होता है और वेव का मतलब होती है लहर। क्या होता है? लहर। और ये जो WAIVE वेव लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है सर छोड़ना, इसका मतलब क्या होता है? छोड़ना। तो बेटा ये दोनों वर्ड पे फोकस कर लेना कि सर कैच गति हुई करती हुई चीज को पकड़ना, होल्ड किसी पड़ी हुई चीज को पकड़ना, वेव की सर इसका मतलब लहर होती है, ये नाउन है, और ये वेव जो लिखा हुआ है ये वर्ब है और इसका मतलब होता है छोड़ना। इसका मतलब क्या होता है? छोड़ना, जिसको हम अबेंडन बोल सकते हैं, जिसको हम डेजर्ट बोल सकते हैं, ऐसा कुछ। क्लियर है बेटा? आगे बढ़ता हूं। अब अपने पास में बेटा 3 शब्द लिखे हुए हैं, तीनों का मीनिंग, तीनों का प्रोनाउंस साइट है, तीनों का प्रोनाउंस साइट है। ये भी साइट है, ये भी साइट है और ये भी साइट है, तीनों साइट है। SITE ये जो साइट है ये एक नाउन है बेटा, और SIGST ये भी एक नाउन है, और CITE ये भी एक नाउन है। तीनों नाउन है बेटा, साइट, साइट और साइट। ये जो SITE साइट लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है, और SIGST इसका मतलब क्या होता है, और CITE इसका मतलब क्या होता है। तो पहले CITE की बात कर लेते हैं कि सर इसका मतलब होता है एक्सप्लेन करना, मतलब उदाहरण देना, एक तरीके से एग्जाम्पल देना। ठीक है, इस साइट का मतलब क्या होता है? एग्जाम्पल देना या फिर एक्सप्लेन करना या रेफरेंस देना, REFERENC। किसी को रेफरेंस दे दिया आपने, कोई चीज एक्सप्लेन कर दिया आपने, कोई एग्जाम्पल आपने दे दिया, तो सर वो साइट ये होता है उदाहरण देना। इस साइट का मीनिंग क्या हुआ? उदाहरण देना। समझ में आ गई क्या बेटा ये बात समझ में आ गई क्या आपको? बताओ फटाफट, ये बात क्लियर है? साइट का मतलब क्या हुआ? CIT, साइट का मतलब उदाहरण देना। समझ में आ गया? चलो और आगे बढ़ते हैं, आगे वाले पॉइंट पे बात करते हैं। ठीक है, जरा देखिएगा स्क्रीन के ऊपर एक बार, बिल्कुल
स्क्रीन के ऊपर देखिएगा लिखा हुआ क्या है, दूसरा वर्ड SIGST। ये साइट क्या होता है सर? इस साइट का मतलब होता है दृश्य। इस साइट का मतलब क्या होता है? दृश्य। यार क्या गजब का साइट था, क्या गजब का सीन था। तो सर इसका मतलब होता है सीन, SCENE। इसका मतलब सीन होता है सर, इसका मतलब सीन होता है। और सर ये साइट क्या होती है कि सर ये साइट जगह होती है। अरे तेरी साइट कहाँ कहाँ चल रही है आजकल, तेरा काम धंधा कहाँ कहाँ है, तो बेटा वो वाला साइट ये होता है। क्लियर है? वो वाला साइट ये होता है। उम्मीद करूंगा आपको तीनों साइट समझ में आए होंगे। ये साइट जगह होती है बेटा, और ये साइट सीन होता है, दृश्य होता है, और ये साइट उदाहरण देना होता है। क्लियर है? क्लियर है बेटा? हाँ, साइट मतलब एक्सप्लेन करना, साइट मतलब उदाहरण देना, साइट मतलब रेफरेंस देना, ऐसा कुछ। अब ये देखो बेटा डेजर्ट, और ये देखो सीवर। ये भी मेरा पढ़ाया हुआ है पहले से, और ये भी मेरा पढ़ाया हुआ है पहले से। फिर भी एक बार बात कर लेते हैं कि सर DESERT डेजर्ट, DESERT डेजर्ट। सर ये डेजर्ट नाउन है और ये डेजर्ट वर्ब। बेटा स्पेलिंग सेम है, ढंग से देखो, स्पेलिंग सेम है, लेकिन ये तो नाउन है और ये वर्ब है। तो इसका मतलब सर डेजर्ट नामक शब्द नाउन भी होता है और डेजर्ट नामक शब्द वर्ब भी होती है। अगर सर इसका मतलब ये नाउन है तो इसका मतलब रेगिस्तान होता है। इसका मतलब क्या होता है बेटा? रेगिस्तान होता है। ठीक है? और अगर डेजर्ट वर्ब है तो इसका मतलब सर अबेंडन करना होता है, त्यागना होता है, जो अभी अभी हमने पढ़ा था वेव, याद हो तो अभी अभी हमने पढ़ा था वेव। वेव का मतलब अबेंडन करना, त्यागना। सर DESSERT क्या है कि बेटा ये नाउन है और ये मिठाई होती है जो खाना खाने के बाद में, जो खाना खाने के बाद में ली जाती है, जो खाना खाने के बाद में ली जाती है। क्लियर है? क्लियर है बेटा? समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं है? समझ में आ रहा है? हर एक चीज समझ में आ रही है कि सर ये डेजर्ट क्या है? नहीं बेटा, तबीयत खराब नहीं है, तबीयत मस्त है, डोंट वरी। आज मैं थोड़ा सा धीरे बोलने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं क्या कि बहुत स्पीड में बोलता हूँ, बहुत तेज बोलता हूँ, तो फिर मेरे को ऐसे लग रहा है कि धीरे बोलना चाहिए। तो बेटा DESERT डेजर्ट कि सर ये तो नाउन होता है, इसका मतलब रेगिस्तान होता है, इसका मतलब स्थान भी होता है। DESERT अगर ये वर्ब है तो सर इसका मतलब होता है त्यागना। आई डेजर्टेड, मैंने त्याग दिया। आई अबेंडेड, मैंने त्याग दिया। आई वेव्ड, मैंने त्याग दिया। क्या? कुछ नहीं त्यागा है। चलो आगे बढ़ते हैं। DESSERT ये डेजर्ट क्या होता है कि सर ये डेजर्ट स्वीट होती है। ये नाउन है और इसको स्वीट बोलते हैं बेटा। ये मिठाई होती है और ये खाना खाने के बाद में खाई जाती है। चलो सर, SEVER सेवर, SEVER सीवर, और SEWER सुअर। ये सुअर होता है बेटा। अरे ये हिंदी वाला सुअर नहीं है, ये अंग्रेजी वाला सुअर है, और इसका मतलब होता है गंदा नाला। और इसका मतलब क्या होता है? गंदा नाला। ये सुअर होता है इसका प्रोनाउंस। ये सीवर है, SEVER सीवर। ये सर एडजेक्टिव है, इसका मतलब तेज होता है, SEVER तेज। और SEVER ये सेवर होता है और इसका मतलब होता है सर अलग करना, सेपरेट करना, डिवोर्स करना। डिवोर्स करना, अलग अलग करना। क्या हो गया बेटा? अलग अलग करना है। डिवोर्स के नाम से हंसी आ रही है? कोई बात नहीं, जिस पे बीतती है उसको पता है भाई। चलो, SEVER सीवर है। तू कहाँ, मैं यहाँ, है तेरी दुनिया कहाँ, मैं वहाँ। कौन सा गाना आता है ऐसे? ऐसा कुछ है भाई। तो बेटा समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं कि सर ये डेजर्ट नाउन है तो रेगिस्तान हो गया, ये डेजर्ट वर्ब है तो छोड़ना हो गया, ये डेजर्ट नाउन है तो मिठाई हो गया। ये सेवर लिखा हुआ है, इस सेवर का मतलब सर अलग अलग करना होता है, प्रेमी जोड़े को बिछड़ा देना सेवर करना होता है। सीवर लिखा हुआ है, ये जो सीवर लिखा हुआ है सर इसका मतलब फास्ट होता है, तेज होता है। और सर ये सुअर लिखा हुआ है, इसका मतलब गंदा नाला होता है, इसका मतलब गंदा नाला होता है। ठीक है बेटा, शाबाश। चलो सर एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं, बस लास्ट पॉइंट पे आ चुके हैं अपन। देख लेते हैं कितने वर्ड है। हो गए बेटा, हो गए, बस दो स्लाइड और है। देखो सर, रिफ्यूज करना क्या होता है, डिनाई करना क्या होता है, और डिक्लाइन करना क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब का डिफरेंस बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब का डिफरेंस बता रहा हूं बेटा। रिफ्यूज करना, रिफ्यूज करने का मतलब क्या हुआ? रिफ्यूज करने का मतलब क्या हुआ कि सर
रिफ्यूज करने का मतलब होता है बेटा, देख लो स्क्रीन के ऊपर क्या लिखा हुआ है कि रिफ्यूज करने का मतलब होता है मना करना। रिफ्यूज करने का मतलब मना करना। रिफ्यूज करने का मतलब क्या हुआ बेटा, मना करना। क्लियर है? रिफ्यूज मतलब मना कर दिया, आपने मना कर दिया। ये भी डिनाई का मतलब भी मना करना, और ये डिक्लाइन का मतलब भी सर मना करना। तीनों का मीनिंग क्या है? रिफ्यूज का मतलब मना करना, डिनाई का मतलब मना करना, डिक्लाइन का मतलब भी मना करना। बेटा तीनों का मतलब मना करना है, लेकिन थोड़ा सा समझते हैं इस चीज को कि बेटा आपने देखो डिनाई और रिफ्यूट लिखा हुआ है। डिनाई और रिफ्यूट ये क्या होता है कि सर इसका मीनिंग होता है खंडन करना। किसी चीज का आपने खंडन कर दिया, कोई प्लान आपने बनाया, उस प्लान का आपने खंडन कर दिया। कोई एग्रीमेंट आपने बनाया, उस एग्रीमेंट का आपने खंडन कर दिया। कोई किसी से आपने एग्रीमेंट करा, किसी से आपने बॉन्ड करा, किसी से आपने कोई कनेक्शन करा, उस कनेक्शन को आपने तोड़ दिया, उस कनेक्शन का आपने खंडन कर दिया, किसी के प्लान को आपने खंडन कर दिया। सर वो डिनाई करना होता है, मना करना। रिफ्यूट करना मतलब मना करना, जिसको खंडन करने के नाम से जाना जाता है। सर डिक्लाइन क्या होता है? डिक्लाइन होता है अस्वीकार करना या कम करना। डिक्लाइन का मतलब अस्वीकार करना या फिर कम करना। ठीक है, अस्वीकार करना या फिर कम करना। ये उदाहरण से बात करेंगे बेटा, डोंट वरी, अभी तो नॉर्मली इतना समझो। बेटा ये चार शब्द है, WITHER, वीथर। WITHER सर ये वीथर होता है, इसका मतलब मुरझाना होता है। जैसे आके आपने कोई फूल लिया, कोई पेड़ पौधा लिया, कोई पत्ता लिया, उसको तोड़ दिया तो वो मुरझा जाता है, वो मुरझाना वीथर कहलाता है बेटा। WITHER वीथर। वीथर का मतलब सर मुरझाना हो गया। वेदर कि सर दूसरा शब्द लिखा हुआ है वेदर, और वेदर का मतलब सर मौसम होता है। WEATHER ये वेदर मौसम होता है। और ये वाला वेदर कि सर ये वाला वेदर एक कंजंक्शन है। ये वाला वेदर एक कंजंक्शन है जिसका जोड़ा और या फिर और नॉट बनता है। जिसका जोड़ा क्या बनता है? और या और नॉट बनता है। और सर ये लिखा हुआ है वीथर, है ना, विदर बोल सकते हैं इसको आप, विदर। इसको विदर बोल सकते हैं। और ये विदर का मतलब पुरानी इंग्लिश है, जिसको आज की भाषा में वेयर बोला जाता है। जिसको आज की भाषा में वेयर बोला जाता है, पुरानी भाषा में ये बेटा पोइट्री लैंग्वेज है। पोइट्री के अंदर ऐसे लिखा जाता है, अगर आपको कहाँ के बारे में लिखना होगा तो पोइट्री में ऐसे लिखा जाता है विदर। ठीक है, विदर मतलब कहाँ, वेदर मतलब कंजंक्शन है जिसका जोड़ा और नॉट होता है। और ये वेदर कि सर मौसम होता है, और ये विथर मुरझाना होता है। ये विथर क्या होता है? मुरझाना होता है। क्लियर है बेटा? क्लियर है? समझ में आ गई बेटा बात? चलो और बढ़ते हैं आगे। लास्ट है सर इन्वेंट करना क्या होता है कि सर इन्वेंट का मतलब आविष्कार करना होता है, और डिस्कवर का मतलब खोज करना होता है। इन्वेंट का मतलब सर आविष्कार करना होता है, डिस्कवर का मतलब खोज करना होता है। उम्मीद करूंगा आपको समझ में आया होगा। उम्मीद करूंगा बेटा आपको समझ में आया होगा। मैंने इतना सब कुछ आपको पढ़ाया है वर्ब के अंदर। वैसे देखा जाए ना तो बेटा वर्ब 2 दिन का चैप्टर है। वर्ब सिर्फ 2 दिन का चैप्टर है, सिर्फ 2 दिन का। कोई भी पूरे यूट्यूब के ऊपर, आप पूरे यूट्यूब के ऊपर खुला बोल रहा हूं, पूरे यूट्यूब के ऊपर केवल वर्ब समझाइए, जिसमें नॉन फाइनाइट भी नहीं है, जिसमें करेक्ट फॉर्म भी नहीं है, जिसमें मॉडल्स भी नहीं आया है, और जिसमें और कुछ भी वर्ब नहीं है। केवल वर्ब समझाइए 6 दिन में। डीप से डीप पढ़ाया है बेटा 6 दिन में, जबकि 2 दिन के चैप्टर को 6 दिन में पूरा कराया है। ये कुछ वर्ब्स है जिनकी मैं बाद में बात करूंगा, मतलब आप अपने हिसाब से पढ़ लेना इनको। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब सुनना, वो वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसकी 2 फॉर्म होती है, तो दूसरा वाला पास्ट पार्टिसिपल होता है। दूसरा वाला पास्ट पार्टिसिपल होता है। ठीक है, दूसरा वाला पास्ट पार्टिसिपल होता है। जैसे ड्रिंक का मतलब पीना, ड्रिंक वर्ब की सेकंड फॉर्म, ड्रंक वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन आपने ड्रंकन भी तो पढ़ा होगा। ये ड्रंकन क्या है कि सर ये ड्रंकन पास्ट पार्टिसिपल है। क्या है बेटा? पास्ट पार्टिसिपल है। ये बात विशेष ध्यान रखना। सिंक का मतलब डूबना, सेंक का मतलब डूबना, डूबा हुआ, डूब गया। और संक मतलब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म डूबा। लेकिन संकन क्या होता है कि सर ये पास्ट पार्टिसिपल है। इसका मतलब सर वो थर्ड फॉर्म जिसकी 2 फॉर्म होती है,
वो थर्ड फॉर्म जिसकी दो फॉर्म होती है तो वो दूसरी वाली पास्ट पार्टिसिपल होता है। सर कैसे? जैसे मेरे सारे शेरों को पता है कि गेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, गोट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, गोट वर्ब की थर्ड फॉर्म है, लेकिन बेटा आपने गोटन भी तो पढ़ा होगा ना। ये गोटन क्या है कि सर ये पास्ट पार्टिसिपल है। ये गोटन क्या है? पास्ट पार्टिसिपल है। क्लियर है? ये पास्ट पार्टिसिपल है। क्लियर है बेटा? बात समझ में आ गई? उदास नहीं हो यार, बस वो थोड़ा सा ऐसे लग रहा है कि बच्चों का कितना नुकसान हो गया उस एज रिलेक्शन में, है ना। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा ये आगे वो गेट वाली बात कि सर गेट, गोट, गोट और गोटन, तो सर ये दोनों थर्ड फॉर्म है, ये दोनों की दोनों थर्ड फॉर्म है, लेकिन ये दूसरी वाली पास्ट पार्टिसिपल है। ये दूसरी वाली क्या है? पास्ट पार्टिसिपल है। ऐसे बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। ये तुम पढ़ लेना। ये वर्ब्स है बेटा, बाद में स्क्रीनशॉट ले लेना आराम से, और आपको हर एक किताब में मिल जाएगा ये सब लिखा हुआ। अराइज, अरोज, अराइजन, है ना। अवेक, अवोक, अवोक, बियर, बोर, बोर्न, बियर, बोर, बोर्न, बिगिन, बिगेन, बिगन, बैंड, बेंट, बेंट, ये सारी चीजें आप पढ़ लेना। बाइंड, बाउंड, बाउंड, बाइट, बिट, बिटन, ब्लीड, ब्लेड, ब्लेड, ब्लो, ब्लू, ब्लोवन, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, है ना। ये सब पढ़ने की चीजें। कैच, कोट, कोट, डिग, डग, डग, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। ड्राइव, ड्रॉ, ड्राइवन, ऐसा है। फ्लाई, फ्लू, फ्लोवन, हेव, हेड, हेड, हेविंग, है ना। लैंड, लेंट, लेंट, रिंग, रेंग, रंग, शाइन, शोन, शोन, ठीक है। स्मेल, 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 ये सारी चीजें पढ़नी है। स्वीप, स्वेप्ट, स्वेप्ट, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। वीप, वेप्ट, वेप्ट, ठीक है। ये सब चीजें आपको पढ़ने की थी। ये वर्ब्स थी तो मैंने इनको डिटेल से पढ़ाया नहीं है। ये तो बेटा आप किसी भी किताब में से देखकर पढ़ लेना या स्क्रीनशॉट लेकर बाद में पढ़ लेना। अब स्टार्ट करते हैं वर्ब की एक्सरसाइज। अब स्टार्ट करते हैं वर्ब की एक्सरसाइज बेटा, वर्ब की एक्सरसाइज। क्लियर है? रिफ्यूजी अलग चीज होता है बेटा। रिफ्यूजी तो नाउन है, और रिफ्यूजी एक ऐसा बंदा है जो देश को छोड़कर भागा हुआ होता है। रिफ्यूजी अलग चीज है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के ऊपर है बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि बीइंग, कि सर आपने नियम बताया था अगर बीइंग वाक्य के शुरू में आए, बेटा रिपीट कर रहा हूं, बीइंग वाक्य के शुरू में आए, आपने बताया था सर कि बीइंग वाक्य के शुरू में आए तो हमें दो चीजें देखनी पड़ती है कि बीइंग वाला वाक्य अगर निर्जीव है, बीइंग वाला वाक्य अगर निर्जीव है तो सर बीइंग से पहले इट लगाना पड़ेगा। बीइंग से पहले क्या लगाना पड़ेगा? इट। और बीइंग वाला वाक्य सजीव है तो सर हमें कुछ नहीं लगाना। फिर तीसरा था बीइंग वाला वाक्य सजीव है लेकिन आगे आने वाले वाक्य में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट आ जाए। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के रूप में हिम हो, ऑब्जेक्ट के रूप में हिम हो तो बीइंग से पहले ही लगा दो। अगर ऑब्जेक्ट के रूप में हर हो तो सी लगा दो, और ऑब्जेक्ट के रूप में देम हो तो दे लगा दो। ये बातें मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ा चुका था। तो सर ये तो निर्जीव है। ए रेनिंग डे, ए रेनिंग डे निर्जीव है, इसलिए सर इस बीइंग से पहले हमें इट लगाना पड़ेगा। इस बीइंग से पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा? इट लगाना पड़ेगा। ठीक है बेटा, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं कि बीइंग वेरी ऑफन इल। बीइंग, वापस से बीइंग आया है और ये बंदा इल है। इल मतलब बीमार है, इसका मतलब सर सजीव की बात की जा रही है। इसका मतलब किसकी बात की जा रही है बेटा? सजीव की। तो ये बीइंग नामक शब्द अभी सही है कि बीइंग ऑफन इल एंड फ्रीक्वेंटली एब्सेंट, ही हैड नॉट अपॉर्चुनिटी। अब आपने देखा यहां ये वाक्य खत्म हो गया और दूसरा वाक्य शुरू हुआ ही के बाद में वर्ब तो आ गया, लेकिन सर ऑब्जेक्ट के रूप में हिम नहीं आया, ऑब्जेक्ट के रूप में हिम नहीं आया, ऑब्जेक्ट के रूप में हर नहीं आया, ऑब्जेक्ट के रूप में देम नहीं आया। इसका मतलब इस बीइंग से पहले ही नहीं आएगा, सी नहीं आएगा, दे भी नहीं आएगा। इसका मतलब कुछ और लोचा आ गया। और पढ़ते हैं कि ही हैड नॉट अपॉर्चुनिटी टू फिनिश वर्क और डू। बेटा एक बात गौर करो, ये रहा और, इस और से पहले आपने वर्ब देखी है टू फिनिश लिखा हुआ है। वर्ब क्या है? टू फिनिश। और इस और के बाद में भी वर्ब आई है, इस और के बाद में भी वर्ब आई है। इसका मतलब सर ये और नामक शब्द अपने इधर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ले रहा है तो इधर की तरफ भी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगा। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगा, ये बात ध्यान रखना है। तो सर इस डू के पहले टू लगाना पड़ेगा। इस डू के पहले, इस डू के पहले टू लगाना पड़ेगा। इस डू के पहले क्या लगाना पड़ेगा बेटा? टू लगाना पड़ेगा। क्लियर है? बात समझ में आ गई? बड़ा आसान था कि सर कैसे कर दिया, कुछ समझ भी नहीं आया। दोबारा देख बेटा, बीइंग वेरी इल, ऑफन इल एंड फ्रीक्वेंट एब्सेंट।
ये पूरा बीइंग वाला वाक्य था। इस इल से हमें समझ में आया, इस एब्सेंट से हमें समझ में आया कि ये सजीव वाक्य है। सजीव वाक्य है तो बीइंग से पहले कुछ नहीं आएगा, ठीक है। दूसरा नियम कि सर ही तो आ गया, ही के बाद में वर्ब भी मिल गई, लेकिन ऑब्जेक्ट के रूप में हिम नहीं आया। देख लो है क्या, ऑब्जेक्ट के रूप में हर नहीं आया, नहीं है। ऑब्जेक्ट के रूप में देम भी नहीं आया, ये तीनों शब्द नहीं आए, इसलिए सर यहां हमें कुछ भी नहीं लगाना। ये यहां तक तो सही है। फिर आगे पढ़ना शुरू करा तो सर एक नियम आया, यहां पर फोकस करने की जरूरत थी कि सर ये और है, इस और से पहले टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है, इस और के बाद में भी वर्ब आ रही है, और के पहले भी वर्ब है सर, और के बाद में भी वर्ब है। तो और के पहले टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखा हुआ है, तो और के बाद में भी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। तो हमने करा टू डू, तो हमने क्या करा, टू डू करा है। हमने क्या करा है, टू डू करा है। क्लियर है बेटा, क्लियर है। हाँ बेटा दिल्ली चलेंगे, अभी आपको अपडेट दे दिया जाएगा, अभी आप पढ़ने पे ध्यान लगाओ। आगे क्वेश्चन नंबर 3, डिस्पाइट ही बीइंग अ वेल बिल्ट पर्सन जॉन कुडंट लिफ्ट द सेक। बेटा यहां पर आप गौर करो कि डिस्पाइट भी दे दिया और बीइंग भी दे दिया। जब मैंने आपको वर्ब पढ़ाना शुरू करा था तो एक नियम बताया था कि डिस्पाइट और बीइंग एक वाक्य में नहीं आ सकते। डिस्पाइट और बीइंग एक ही वाक्य में आना गलत माना जाता है। तो सर हटाएंगे किसको, कि बेटा डिस्पाइट को हटाना पड़ेगा। किसको हटाना पड़ेगा, डिस्पाइट को हटाना पड़ेगा। तो सर डिस्पाइट ही बीइंग में से आपको डिस्पाइट नामक शब्द को हटाना है। क्लियर है बेटा, आगे बढ़ते हैं कि डू यू डाउटेड। बेटा ढंग से देखो और समझो, डू यू डाउटेड अबाउट द सक्सेस ऑफ दिस बॉय हु इज यूज्ड टू वर्किंग हार्ड इन ऑल सर्कमस्टेंसेस। बेटा डू वाला नियम है, डू के बाद में हेल्पिंग डू के बाद में क्या आ रहा है, सब्जेक्ट आ रहा है। डू के बाद में क्या आ रहा है बेटा, सब्जेक्ट आ रहा है। सब्जेक्ट के बाद में वर्ब आ रही है, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आ रहा है। ऐसा नियम है, सभी मेरे प्यारे बच्चों को पता है कि सर डू होता है और एक डज होता है। ये डू और डज दो चीजें हैं। ये हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब आती है और वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आता है। नियम तो यही है ना बेटा। डू यू नो मी, डिड यू नो मी, ऐसे तो बोलते हैं ना कि डू यू नो मी। तो सर ये डू है, डू हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद में सब्जेक्ट है। तो मुझे आप कमेंट करके ये बताओ, डू डज और डिड के बाद में अगर डू डज और डिड हेल्पिंग वर्ब है तो इनके साथ में मेन वर्ब कौन सी आती है। डू डज और डिड अगर हेल्पिंग वर्ब है तो इनके साथ में मेन वर्ब कौन सी आती है। फटाफट कमेंट करो बच्चा, डू डज और डिड अगर हेल्पिंग वर्ब है तो इनके साथ में मेन वर्ब कौन सी आती है। कि सर मेन वर्ब आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और यहां पे क्या लिखी हुई है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, जो कि गलत है। तो ये बनेगा क्या, डू यू डाउट। ये डाउट बनेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या बनेगा बेटा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि डू के साथ में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, डज के साथ में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और डिड के साथ में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और यहां डू भी दे दिया, यू भी दे दिया, लेकिन वर्ब की सेकंड फॉर्म डाउटेड कर दिया। तो सर ये डाउटेड नामक शब्द गलत होगा, यहां पे डाउट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डाउट। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, समझना बेटा, ड्यूरिंग मतलब के दौरान, द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन करते समय, इन्वेस्टिगेशन करते समय, खोजबीन करते समय, द पुलिस, पुलिस ने लर्नड, पुलिस ने सीखा, पुलिस को पता चला, पुलिस को पता चला कि, पुलिस को पता चला कि नॉट ओनली द हाउस, न केवल घर को, वॉज लुक्ड, वॉज लुक्ड नहीं है यार, लुक्ड एट द थिंग्स एंड टेकन अवे, वॉज लुक्ड बट ऑल्सो द थिंग्स टेकन अवे। लुक्ड नहीं है, लूटेड है, LOOTED, लूटेड है ये, लूटेड। बेटा ये कौन सा मतलब भाग बना यहाँ पे कि सर पेसिव वॉइस बना। क्या बना, पेसिव वॉइस। कैसे पता चला बेटा, समझो इधर देखो कि सर वॉज के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो वॉज के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, इसका मतलब तो सर पेसिव वॉइस है। और पेसिव वॉइस ही तो है, पेसिव वॉइस में सब्जेक्ट खुद काम नहीं करता, ये बता चुका हूं। क्या बोल गया
कि पेसिव वॉइस के अंदर सब्जेक्ट खुद काम नहीं करता है। जैसे मैंने बोला कि लेटर वॉज रिटन, मैंने बोला लेटर वॉज रिटन, तो जो लेटर लिखा गया है या लिखा गया था वो खुद ने लिख लिया था? क्या लेटर ने खुद ने लिख लिया? क्या दीवार खुद पेंट हो गई? क्या खाना अपने आप बन गया? नहीं सर, बनाना पड़ेगा, पेसिव वॉइस में है। तो बेटा यहां पर क्या है कि द हाउस वॉज लूटेड, घर को लूट लिया गया, घर को लूट लिया गया। बट ऑल्सो, न केवल घर को लूट लिया गया, बट ऑल्सो द थिंग्स, बट ऑल्सो द थिंग्स टेकन अवे। बेटा क्या चीजें अपने आप टेकन अवे हो गई? क्या चीजें अपने आप टेकन अवे होगी? नहीं सर, पेसिव वॉइस बनाओ। क्या बनाओ? पेसिव वॉइस। तो बेटा इस क्वेश्चन के अंदर टेकन अवे से पहले हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी। इस टेकन अवे से पहले हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी। लगाओ, देखिए कमेंट करके बताओ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी। सर थिंग्स लिखा हुआ है, थिंग्स लिखा हुआ तो वर लगाएंगे, क्योंकि यहां पे वॉज है तो सर यहां पे वर कर देंगे, वर टेकन अवे। गलती कहां थी कि सर गलती यहां है, इस वर्ब के अंदर गलती थी। ये थर्ड फॉर्म तो दे दी यहां पे, लेकिन सर वर नहीं लगाया। लेकिन क्या नहीं लगाया? वर नहीं लगाया। क्या बात समझ में आ गई? बात समझ में आई क्या बेटा? बड़ा इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा समझो, पेसिव वॉइस का कॉन्सेप्ट समझो। पेसिव वॉइस के अंदर हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। पेसिव वॉइस के अंदर जो पेसिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है वो खुद काम नहीं करता है, वो खुद कोई भी वर्क नहीं करता है। अब यहां पे हाउस, घर ने अपने आप को लूट लिया क्या? घर ने अपने आप को लूट लिया क्या कि नहीं सर? थिंग्स, क्या वस्तुएं अपने आप टेकन अवे हो गई क्या? टेकन अवे मतलब भाग गई क्या वस्तुएं? नहीं सर, ले जाया गया, वस्तुओं को ले जाया गया है और घर को लूटा गया है किसी और के माध्यम से। तो पेसिव वॉइस में था। क्लियर है बेटा? आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। ही कंप्लेन्ड, उसने कंप्लेन्ड की, उसने शिकायत की, उसने शिकायत की, उसने शिकायत की द पुलिस, उसने पुलिस को शिकायत की, दैट मतलब की, उसने पुलिस को शिकायत की कि हिज ब्रीफ केस, उसकी जो अटैची थी, उसका जो बैग था, बैग समझ लो, उसका जो बैग था, उसका जो बैग था। मुझे ये बताओ बेटा, बैग खुद काम करता है? बैग खुद काम करता है कि नहीं सर? इसका मतलब पेसिव वॉइस होना चाहिए, होना चाहिए ना। देखते हैं कि द ब्रीफ केस हैड बीन स्टोलन, पेसिव वॉइस ही है सर। हैड बीन के साथ में, हैड बीन के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, हैड बीन के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो पेसिव वॉइस ही है ना। इसका मतलब उसके ब्रीफ केस को चुरा लिया गया। उसने पुलिस को कंप्लेन की कि उसका ब्रीफ केस चुरा लिया गया। एंड और देट, और भी कहा कि ही वॉज लिफ्टेड, ही वॉज लिफ्टेड, उसको लिफ्टेड, बेटा वॉज के साथ में थर्ड फॉर्म है, पेसिव वॉइस हो गया ना। पेसिव वॉइस हो गया तो इसका मतलब इस व्यक्ति को लिफ्टेड कर दिया गया, इस व्यक्ति को उठा लिया गया। क्योंकि लिफ्ट का मतलब तो हमने यही पढ़ा है, लिफ्ट का मतलब तो मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, थोड़ी सी तो लिफ्ट उठा दे, है ना। तो उसको उठा लिया गया विदाउट एनी मनी, बिना किसी मनी के उसको उठा लिया गया। बेटा लोचा है, लोचा है, लिफ्टेड नहीं आएगा, लोचा है, लिफ्टेड नहीं आएगा। यहां पे थर्ड फॉर्म आएगी लेफ्ट, यहां पे थर्ड फॉर्म क्या आएगी? लेफ्ट आएगी सर, लेफ्ट। कैसे? क्योंकि सर लेफ्ट का मतलब होता है छोड़ना। अरे क्या बोला जा रहा है कि उसके ब्रीफ केस को चुरा लिया गया एंड ही वॉज लेफ्ट विदाउट एनी मनी, और उस बंदे को बिना किसी मनी के छोड़ दिया गया, बिना पैसों के छोड़ दिया गया। क्लियर है बेटा? हाँ, यहां पे क्या आएगा? लेफ्ट आएगा। क्लियर है? क्लियर है? शाबाश। आगे बढ़ जाओ, आगे वाले पॉइंट पे बात करो। बेटा जरा बताना, ये देखो LAID, अब तीनों के तीनों फॉर्म लिखो पहले तो कि सर LIE लाई, LIED लाइड, LIED लाइड, याद हो जानी चाहिए बेटा। LIE लाई, LAY, LAIN, और एक और थी सर LAY ले, LAID और LAID, ऐसे करके था सर। ठीक है, इस लाई का मतलब कि सर लाई के दो मीनिंग है,
ये लाई का मतलब सर झूठ बोलना, ये लाई का मतलब झूठ बोलना, और इस लाई का मतलब लेटना या पड़े रहना, लेटना, और इसका मतलब अंडे देना, इसका मतलब अंडे देना था, और एक था रखना, एक क्या था बेटा, रखना। ऐसे वर्ड थे। चलो समझते हैं, यहां फोकस करते हैं लेड, LAID कहाँ है, LAID, LAID कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा LAID, है ना। कि ही मतलब उसने अंडे दिए इसका मतलब गलती हो गया, गलत हो गया ना 100%। उसने अंडे दिए बेहोश होकर, उसने अंडे दिए बेहोश होकर आधे घंटे तक, आधे घंटे तक बेहोश होकर उसने अंडे दिए, जब तक ही वॉज सीन बाय ए पैसिंग मोटरिस्ट, मतलब किसी का एक्सीडेंट हो गया और वो अचेत पड़ा हुआ है, लेटा हुआ है, पड़ा हुआ है, आधे घंटे तक पड़ा हुआ था, जब तक कि कोई मोटरसाइकिल वाला उसके पास से नहीं गुजरा और उसको उठाया नहीं। तो बेटा अंडे देने की बात नहीं हो रही है, यहां अंडे देने की बात नहीं है, यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म की बात हो रही है, यहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म की बात हो रही, तो क्या आएगा, LAY, क्या आएगा, LAY आएगा। क्लियर है बेटा, क्लियर है, समझ में आ गया। चलो और बढ़ते हैं, आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो सर, ही सीटेड, सीटेड मतलब सिट की सेकंड फॉर्म है बेटा, इन द एग्जामिनेशन, ये लो बेटा, यही गलत हो गया, ये यही गलत हो गया। बताओ, कमेंट करो, एग्जाम में बैठने के लिए, एग्जाम में परीक्षा देने के लिए, टेस्ट देने के लिए कौन सी दो वर्ब का यूज होता है, कौन सी दो वर्ब का यूज होता है, कौन सी दो वर्ब का यूज होता है बेटा, एग्जाम देने के लिए कौन सी दो वर्ब का यूज होता है। कि सर एक तो होता है APPEARED, एक तो सर अपीयर्ड नामक शब्द का यूज होता है, और एक होता है टेकन, टेक टुक टेकन, टेक टुक टेकन, तो टुक आ जाएगी, TWO के टुक। तो यहां पर अपीयर्ड करो या टुक करो, ये सीटेड नामक वर्ब गलत है, सीटेड नामक वर्ब गलत है। चलो और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, आई एम रियली वेरी सॉरी, मुझे बहुत दुख है, आई एम रियली वेरी सॉरी, मुझे बहुत दुख है, टू लर्न जानकर, मुझे जानकर बड़ा दुख है, मुझे जानकर बड़ा दुख हो रहा है कि ए रीजनेबल, ए रीजनेबल, कि ए रीजनेबल मैन, कि एक बुद्धिमान व्यक्ति, लाइक यू तुम्हारा जैसा, एक बुद्धिमान व्यक्ति तुम्हारे जैसा, हैज लेन टू मी, मुझसे लेन करा। जरा अर्थ बताओ, LIED, ठीक है, LAYLAID और LAID, यही है ना, ले लेड लेड ले, सॉरी ये गलत है, दोबारा से, लाई लाइड लाइड, फिर था सर लाई ले लेन, और एक था सर ले लेड और लेड, ये है। तो बेटा ये लेन कहाँ लिखा हुआ, ये रहा, ये रहा लेन, ये रहा लेन। क्लियर है, क्लियर है। आएगा क्या, आएगा क्या, कि आई एम वेरी सॉरी, मुझे बड़ा दुख है कि तुम्हारे जैसा बुद्धिमान व्यक्ति मेरे से पड़ा हुआ है, अंडे दे रहा है कि झूठ बोला है, पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ है, अंडे दे रहा है कि झूठ बोला है, कि सर झूठ बोला है, झूठ बोला है तो क्या आएगा, लाइड, झूठ बोला है तो क्या आएगा, LIED। बेटा ऐसे ऑटोमेटिकली पता चल जाता है अगर हमें वर्ब याद होती है तो, है ना, तो इसलिए क्या आएगा। एक बच्चा बोल रहा है कि सर ये अपीयर्ड कब होगा, लुक कब होगा। बेटा अगर एग्जाम, शायद पहली बार आए होंगे आप क्लास के अंदर, एक बार क्लासेस को रिपीट करके देख लीजिएगा। अगर कभी भी एग्जाम की बात हो, परीक्षा देने की बात हो, एग्जाम में बैठने की बात हो, कुछ भी हो, एग्जाम से रिलेटेड बात हो रही है, टेस्ट देने से बात हो रही है, तो दो ही वर्ब फिक्स कर रखी है अंग्रेजों ने, अंग्रेजों ने दो ही वर्ब फिक्स कर रखी है कि या तो अपीयर्ड लगा या फिर टुक लगा, मतलब या तो अपीयर नामक शब्द लगा या टेक नामक शब्द लगा, और कोई भी शब्द लगाएगा परीक्षा देने के लिए, पढ़ने के मतलब एग्जाम देने के लिए, टेस्ट देने के लिए, एग्जाम के लिए, तो बेटा सब गलत होगा, टेक और अपीयर ही होगा। तो बेटा यहां लेन नामक शब्द गलत है, क्या आएगा, लाइड आएगा। क्लियर है बेटा, क्लियर है, क्लियर है। हाँ, अर्थ से पता चलेगा तो, और तो कोई पता है, कोई जुगाड़ थोड़ी है कि ये देखा ये लगा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 में आओ, क्वेश्चन नंबर 10 में आओ। इफ यू अपोलाइज, अगर तुम क्षमा याचना करते हो, फॉर हैविंग फेल, हैविंग फेल, हैविंग फेल। बेटा दो शब्द बताए थे मैंने आपको, हैविंग के बाद में कौन सी वर्ब आती है,
बताओ हैविंग के बाद में कौन सी वर्ब आती है, फटाफट मुझे कमेंट करके बताओगे हैविंग के बाद में। अच्छा अपीयर्ड कैसे लिखा, अच्छा एक बच्चा पूछ रहा है अपीयर्ड कैसे लिखा, चल देख लेते हैं बेटा, देख लेते हैं, देखना बेटा यहां पे देखना, अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो तू तेरी आंखों से खोल कर देख यहां पे क्या लिखा बेटा, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो हमारा आंसर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही होगा। पहली बात तो ये कि टुक आएगा या फिर अपीयर्ड आएगा, टुक आएगा या फिर अपीयर्ड आएगा, ठीक है। फिर ये क्यों आया, पास्ट की बात होगी कहीं ना कहीं पास्ट की बात होगी कि ही सीटेड इन द एग्जामिनेशन थ्राइस, 3 बार बैठ गया, बट ही ऑलवेज फेल्ड, यहां पर फेल्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है। फिर और बोल रहा है बिकॉज ही नेवर टुक, फिर से टुक वर्ब की सेकंड फॉर्म है। इसका मतलब बार बार पास्ट टेंस की बात हो रही तो पास्ट लगाएंगे ना यार, क्या यार लाला क्यों डिस्टर्ब करता है। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। हाँ तो मैं हैविंग की बात कर रहा था, तो मुझे पता हो बेटा हैविंग के बाद में कौन सी वर्ब आती है, आपको बताया था मैंने, फिक्स है। हैविंग के बाद में कौन सी वर्ब आती है कि सर हैविंग के बाद में थर्ड फॉर्म लगाई जाती है, हैविंग के बाद में थर्ड फॉर्म लगाई जाती है, तो फेल गलत हो गया, यहां पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फेल्ड हो जाएगा। क्लियर है बेटा, हैविंग के बाद में क्या हो जाएगा, फेल्ड हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 11 में आओ, क्वेश्चन नंबर 11 में आओ कि बीइंग, सर बीइंग से वाक्य चालू हो रहा है और इट भी आ रहा है, बीइंग से वाक्य चालू हो रहा है इट भी आ रहा है, इसका मतलब बात स्टॉर्मी नाइट, इसका मतलब निर्जीव की ही बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है, निर्जीव की बात की जा रही है, तो यहां तक तो ठीक है। यू मस्ट, कि सर ये मस्ट मॉडल है और मॉडल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन यहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी हुई है, यहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी हुई है, यही गलत है। मस्ट थॉट नहीं आकर आंसर क्या होगा, मस्ट थिंक होगा। क्या होगा बेटा, मस्ट थिंक। क्लियर है, क्लियर है बेटा, बात समझ में आ गई, शाबाश। हाँ बेटा कोई बात नहीं विकास, समझ में आ गया ना, अब कोई दिक्कत नहीं है, और कोई दिक्कत हो तो बेटा पूछ लेना है ना, डोंट वरी। चलो कोई नहीं, ये मस्ट थिंक वाली बात समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 कि मोस्ट ऑफ द रिवर, बेटा सुनना कि अधिकतर नदियां, मोस्ट ऑफ द रिवर्स, अधिकतर नदियां, अधिकतर नदियां मतलब खूब सारी नदियां, बिहार की खूब सारी नदियां हेव ओवरफ्लोवन। अब सभी मेरे प्यारे बच्चों को पता है कि सर हेव के बाद में थर्ड फॉर्म आती है, हेव के बाद में कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म, और यहाँ थर्ड फॉर्म आई हुई भी है, यहाँ पे थर्ड फॉर्म आई भी हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि सर आई हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। देयर बैंक्स, उनके किनारों से, और प्लंज्ड ए लार्ज नंबर ऑफ विलेजेस, और बहुत सारे गांव वालों को नुकसान भी पहुंचाती है। तो बेटा मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं फ्लाई की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, कि सर फ्लू, फ्लाई, फ्लू, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, फ्लोवन, थर्ड फॉर्म क्या होती है, फ्लोवन। और यहां ओवर लगाया हुआ है तो मैं सबके पहले ओवर लगा देता हूं, ओवर फ्लाई, ओवर फ्लू और ओवर फ्लोवन। क्या नदी उड़ती है कि बहती है, 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 कि सर बहती है। बहने की क्या होती है, फ्लो, बहने की क्या अंग्रेजी होती है, फ्लो, FLOWED फ्लॉड, और FLOWED फ्लॉड। तो बेटा यहां वर्ब आएगी ये वाली, ओवरफ्लोड। क्या आएगी, ओवरफ्लोड। क्लियर है, क्लियर है कि सर नदी उड़ती नहीं है, फ्लाई नहीं होती, फ्लो होती है। बेटा बताया था ना मैंने आप लोगों को समझाया था कि फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, और उसी के साथ में वो भी लिखवाया था, फ्लो वाली वर्ब भी लिखवाई थी, आंसुओं का बहना, नदी का बहना, पानी का बहना पढ़ाया था बेटा। क्वेश्चन नंबर 13, ओनली वन डिस्प्यूट, केवल एक ही डिस्प्यूट, एक ही झगड़ा, केवल एक ही झगड़े ने हैज बीन सेटल्ड, एक ही झगड़े को सेटल कर दिया गया, एंड अदर्स, और दूसरे को देखो पैसिव वॉइस में है, हैज बीन सेटल्ड पैसिव वॉइस में है, और यहां पर वन डिस्प्यूट है कि ओनली वन डिस्प्यूट हैज बीन सेटल्ड, केवल एक ही झगड़े को सेटल कर दिया गया, केवल एक ही झगड़े को सेटल कर दिया गया है, एंड अदर्स, और अन्यों को लेफ्ट छोड़ दिया गया है। बेटा अन्य ने नहीं छोड़ा है, ये अगर आप इसका अर्थ करते हो अदर्स लेफ्ट, मतलब दूसरों ने छोड़ दिया है, दूसरों ने छोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं
कि वन डिस्प्यूट, एक झगड़े को तो सेटल कर दिया गया है और अन्यों को छोड़ दिया गया है। अन्य ने नहीं छोड़ा है, अन्यों को छोड़ दिया गया है। तो सर पैसिव वॉइस में बनाओ, यहां तो सीधा वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी हुई है, यहां तो सीधा वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी हुई है जो कि गलत है। तो सर एंड के इधर हैज बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो इधर भी हमें करना पड़ेगा। अदर्स प्लूरल होता है सर, अदर्स प्लूरल होता है, एडजेक्टिव में पढ़ाया था अदर्स प्लूरल होता है, तो सर हैव बीन लगाना पड़ेगा और उसके बाद में लेफ्ट आएगा, हैव बीन लेफ्ट आएगा। बेटा समझ में आया कि नहीं आया ये क्वेश्चन कमेंट करो, ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया कमेंट करो बेटा। हाँ अदर्स हैव बीन लेफ्ट, वेरी गुड। और फ्लोन क्या पास्ट पार्टिसिपल? हाँ बेटा वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल होती है। क्लियर है? अरविंद कुमार बोल रहा है नो सर, नो डाउट। अच्छा अरविंद नो बोल रहा है बेटा, नो नहीं आया समझ में या नो डाउट वाला नो बोल रहा है? अच्छा कई बच्चों को समझ में नहीं आ रहा। अगर जो बच्चा आज पहली बार क्लास देख रहा है उसके समझ में नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लासेस पहले वाली देखो तो समझ में आएगा। और जो पहले से देख रहा है उसको समझ में नहीं आया तो उसका जरूर अपन कुछ करेंगे, उसका जरूर अपन कुछ करेंगे, है ना बेटा। पहले से पढ़ना आपको आरंभ करना होगा, एकदम से कुछ नहीं होगा क्योंकि मैंने ए से लेकर जेड तक पढ़ा दिया, आज मैं जेड पढ़ा रहा हूं तो मैं पीछे का रिवाइज नहीं कर सकता, आपको देखना पड़ेगा वापस जाके, है ना। तो बात क्या हो रही है कि ओनली वन डिस्प्यूट, एक डिस्प्यूट। अब सभी बच्चों को पता है कि डिस्प्यूट की बात की जा रही है, तो डिस्प्यूट तो खुद सेटल होता नहीं, झगड़ा अपने आप खत्म होता है कि किया जाता है? कि सर अपने आप खत्म नहीं होता, किया जाता है। तो हैज बीन सेटल्ड, एक झगड़े को तो सेटल कर दिया गया और अन्य झगड़ों को, अदर्स का मतलब अन्य झगड़ों को, लेफ्ट मतलब छोड़ दिया गया। अगर ऐसा अर्थ करोगे तो एक्टिव वॉइस में अर्थ करके देख लो। अरे राम प्लेज, इसका अर्थ करो यार, कहां कितने भोले बच्चे हो तुम यार। राम प्लेज मतलब राम खेलता है और राम इज प्लेड, राम इज प्लेड का मतलब राम को खेला जाता है, तो राम को राम खेलने की चीज है क्या? गलत हो गया। तो यहां पर है अन्य झगड़ों को क्या कर दिया गया? अन्य झगड़ों को छोड़ दिया गया, इसलिए हैव बीन लगाया गया है। क्लियर है? क्लियर है? चलो ठीक है, अब रिपीट नहीं करेंगे बेटा, अब आप खुद रिपीट करो। क्वेश्चन नंबर 14 क्या लिखा हुआ है? आवर लीडर्स। आवर लीडर्स का मतलब सर प्लूरल है। चलो ठीक है सर, ये बात तो हमारे समझ में आ रही है कि आवर लीडर्स प्लूरल है। शुड की सर मॉडल है, मॉडल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसका मतलब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी है, कोई दिक्कत नहीं है। कि आवर लीडर्स शुड नॉट लेट द क्रिमिनल, हमारे नेताओं को आवर लीडर शुड नॉट लेट द क्रिमिनल, हमारे नेता लोगों को जो क्रिमिनल्स होते हैं उन क्रिमिनल्स को छोड़ना नहीं चाहिए, उन क्रिमिनल्स की एक्टिविटीज को नहीं छोड़ना चाहिए। टू ग्रो इन आवर कंट्री, टू ग्रो इन आवर कंट्री, बहुत अच्छा पॉइंट है। कोई बता सकता है कि इसमें टू ग्रो नामक शब्द गलत क्यों है? ये टू ग्रो नामक शब्द क्यों गलत है और ये ग्रो नामक शब्द सही क्यों हुआ? कोई कारण दे सकता है क्या? इस क्वेश्चन को पढ़ो और पढ़कर ये देखो कि ये टू ग्रो नामक शब्द गलत है, तो टू ग्रो गलत क्यों है और ये ग्रो सही क्यों हुआ? कोई कारण बता सकता है क्या? पढ़ाया हुआ है बेटा, दोबारा स्क्रीन साफ कर दी है मैंने, स्क्रीन साफ कर दी है। ये टू नामक शब्द गलत है, केवल ग्रो आएगा, क्यों? ये पूछ रहा हूं, बताओ बेटा, बताओ बेटा, कारण दो बेटा। बताओ बेटा फटाफट। टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो टू के बाद में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ग्रो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है बेटा। एक्ट नाउन है, एक्ट कहां आ गया? एक्ट तो इसमें आया ही नहीं यार। एक्टिविटीज लिखा हुआ है, क्रिमिनल एक्टिविटीज, सही है तो बिल्कुल बेटा सर के साथ जाएंगे, डोंट वरी, हमने टिकट्स बुक करवा लिए, कल पहुंच रहे हैं हम, डोंट वरी, आप टेंशन मत करो ना, हम आपके साथ है। शाबाश बेटा, ढंग से देखो। एक बच्चे ने कमेंट करा है, मैं उसका नाम नहीं पढ़ पाया, लेकिन उस बच्चे ने कमेंट करा है कि सर लेट के बाद में ऑब्जेक्ट आता है और ऑब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, अगर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई हुई है तो वो गलत है। बेटा ढंग से देख कि सर ये रहा लेट, इस लेट के बाद में सर ये रहा ऑब्जेक्ट क्रिमिनल एक्टिविटीज, और इस लेट के बाद में ऑब्जेक्ट तो लगा दिया, लेकिन टू गलत है सर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। क्लियर है बेटा? क्लियर है? समझ में आ गया क्या? कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि सर लेट के बाद में ऑब्जेक्ट आता है, और ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिमिनल एक्टिविटीज। ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिमिनल एक्टिविटीज। क्लियर है बेटा? चलो आगे। ओके
चलो सर, टू का यूज तो वर्बों को पता नहीं क्या बोल रहे हो यार। क्वेश्चन नंबर 15, अपना दिमाग खाली करो बेटा, मैं जो समझा रहा हूं उसको समझने की कोशिश करो। द चाइल्ड पिक्ड अप ए बर्निड पेपर, ठीक है, द चाइल्ड पिक अप ए बर्निड पेपर। बेटा यहां पर देखो ढंग से कि सर ये पेपर क्या है, कि सर ये नाउन है, ये बर्निड क्या है, कि सर ये एडजेक्टिव है, और ये ए क्या है, कि सर ये डिटरमिनर है। क्या है? डिटरमिनर। नाउन से पहले क्या आता है? एडजेक्टिव आता है। इसका मतलब ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है बेटा? एडजेक्टिव है। और इस एडजेक्टिव का नाम क्या है? पास्ट पार्टिसिपल। इस एडजेक्टिव का नाम क्या है? पास्ट पार्टिसिपल, क्योंकि पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। और मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया था कि कुछ थर्ड फॉर्म ऐसी होती है जिनके दो दो रूप होते हैं। गोट, याद है? गेट, गोट, गोट और गोटन भी, गोट भी और गोटन भी। तो वो गोटन नामक शब्द पास्ट पार्टिसिपल है। अगर नाउन के पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है तो वो पास्ट पार्टिसिपल ही होगा। और सर ये बर्निड नहीं होता, ये बर्न्ट होता है। याद कर लेना इसको, बर्न्ट होता है, ए बर्न्ट पेपर। क्लियर है? क्लियर है? जेरंड नहीं है बेटा, पास्ट पार्टिसिपल। चलो और बात करेंगे इसकी, जब मैं पास्ट पार्टिसिपल पढ़ाऊंगा ना तब और डिटेल से बात करेंगे। अभी तो वर्ब पे फोकस कर रहे हैं, केवल वर्ब पे फोकस कर रहे हैं। चलो बेटा, द क्रिमिनल विल सर्टेनली बी हंग बिकॉज द चार्जेस ब्रॉट अपॉन हिम आर वेरी सीरियस। बताओ बेटा, फटाफट बताओ क्या आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन, हाँ, बर्न की थर्ड फॉर्म है बेटा, शाबाश। बताओ बेटा। शाबाश, हाँ, शाबाश, शाबाश। देखो बेटा समझो, बहुत आसान है, जल्दबाजी मत करो, इस जगह फोकस करो एक बार। और सारी वर्ब लिखो अपने कॉपी के अंदर कि सर आपने बताया था हैंग, हंग और हंग, ठीक है सर। एक आपने बताया था हैंग, हैंग्ड और हैंग्ड। बेटा जल्दबाजी मत करो, आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका मतलब तो सर खूटी, इसका मतलब तो खूटी पे लटकाना, और इसका सूली पे लटकाना, खूटी पे लटकाना और सूली पे लटकाना, फांसी लटकाना, ऐसा कुछ था। यहां पर क्रिमिनल लोगों को फांसी पे लटकाने की बात की जा रही है, जबकि इसने वर्ब कौन सी लगा दी? हंग लगा दी। तो ये गलत है, हैंग्ड आएगा। तो यहां पे हंग नामक शब्द गलत है, हैंग्ड आएगा। क्लियर है बेटा? क्लियर है? चलो आगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है? शाबाश। फांसी के लिए हैंग आता है बेटा। खूब सारे सेंटेंस है, देखो 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, ऐसे खूब सारे सेंटेंस है बेटा। खूब सारों से मतलब है मेरा। चलो कीप कर लेता हूं इसको तो, और एक बार मैं आपको लास्ट में लेके चलता हूं। अपने पास में 51 सेंटेंस है बेटा टोटल, जिनकी बात मैं आपको आगे आने वाली क्लासेस में कराऊंगा। और कल का अपडेट आपको दे दिया जाएगा। कल का क्या अपडेट होता है क्या नहीं, उसकी बात अपन बाद में कर लेंगे। क्लियर है? उसकी बातें अपन बाद में कर लेंगे। अभी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना टाइम निकाला देखने के लिए। क्लास अच्छी लगी हो तो इसके बारे में कमेंट करके से जरूर से बताइएगा कि सर क्लास बहुत अच्छी लगी है, क्लास में मजा नहीं आया, क्लास में मजा आ गया, XYZ जो आपकी राय है। और कल की बात आपको पता ही है, वो आपको और अपडेट दे दिया जाएगा। हम तैयार है, आपके साथ है, और आप बच्चों के साथ ही हम हैं। थैंक यू सो मच। मिलता हूं थोड़ी देर बाद में कुछ नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।